फिल्म की शुरुआत 2015 में सेंट्रल जावा के मंगुनसारी गांव से होती है। यहाँ हम एक डांसर को नाचते हुए देखते हैं। इसके बाद इमाम नाम का एक आदमी साइकिल पर यहाँ आता है। इमाम एक रिंग बॉक्स निकालता है जिसमें एक रिंग और उस डांसर के साथ उसकी एक फोटो थी। इसी बीच वांगसो नाम का एक आदमी आकर सुलास्त्री का नाम पुकारने लगता है। इमाम वांगसो को रोकता है और बताता है कि सुलास्त्री अभी काम कर रही है। इमाम जब उसे चले जाने को कहता है तो वांगसो दावा करता है कि सुलास्त्री उसकी होने वाली बीवी है। इमाम तब वांगसो को वहां से भगा देता है। फिर अचानक चांदनी रात बादलों से ढक जाती है और कमरे की लाइट्स बुझ जाती हैं। इमाम कमरे के अंदर जाकर सुलास्त्री को आवाज लगाने लगता है। अचानक पीछे से कोई इमाम के सर पर अटैक करता है और सीन यहाँ कट हो जाता है। सीन 7 साल आगे चला जाता है। हादी नाम का एक लड़का लारस को अपने सब डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में काम करने का ऑफर देता है। लारस जब अपनी क्वालिफिकेशन को लेकर डाउट जताती है तो हादी उसे तसल्ली देता है कि क्योंकि वो स्टूडेंट बॉडी की सेक्रेटरी रह चुकी है, इसलिए उसके पापा जो सब डिस्ट्रिक्ट के चीफ हैं लारस पर जरूर भरोसा करेंगे। हादी मजाक में लारस को अपनी सेक्रेटरी बनने का ऑफर भी देता है। हादी की एक मीटिंग थी, इसलिए लारस उसे जाने को कहती है और बताती है कि वो शॉर्टकट रास्ते से अकेले ही घर लौट जाएगी। तब हादी नोटिस करता है कि उसने अभी तक लारस की शर्ट पर साइन नहीं किया है। हादी जब लिखना शुरू करता है तो लारस उससे कुछ अजीब न लिखकर कुछ अच्छा लिखने की रिक्वेस्ट करती है। इसके बाद हादी लारस को ग्रेजुएशन गिफ्ट के तौर पर एक वॉच पहना देता है। लारस भी रिटर्न गिफ्ट के तौर पर हादी को एक गुड बाय किस देती है। इसके बाद थोड़ी दूर आगे चलने पर लारस का पैर जमीन में गड़ी एक रस्सी से अटक जाता है और वो गिर पड़ती है। लारस उस रस्सी को फॉलो करके एक कुएं के पास पहुंचती है, जहां उसे एक बैग मिलता है जिसमें एक शॉल और एक टेप रिकॉर्डर था। दूसरी तरफ कुएं के अंदर से एक काला लिक्विड निकल रहा था जिस पर लारस का ध्यान बिल्कुल नहीं गया। लारस जब वो बैग लेकर वहां से निकलने लगती है, ठीक तभी सुलास्त्री की आवाज में कोई उसे लरास्ती यानी लरास कहकर पुकारता है। लारस आस पास देखती है पर वहां किसी को न पाकर सीधे घर लौट आती है। घर आकर लारस टेप रिकॉर्डर की बैटरी चेंज करके उसे ऑन करने की कोशिश करती है। इसी बीच लारस की माँ उसे खाने के लिए आवाज देती है। लारस खाना खाने चली जाती है। माँ लारस से पूछती हैं कि हादी उसे शादी के लिए कब प्रपोज करेगा। लारस बताती है कि लारस अभी शादी नहीं करना चाहती। माँ अपनी बेटी से पूछती हैं कि क्या उसे मिसेस मैनुअर से रोंगेंग डांस सीखने के वो पुराने दिन याद हैं। माँ उसे याद दिलाती हैं कि लारस भी कभी सुलास्त्री जैसा बनना चाहती थी। लारस जवाब देती है कि अब यह उसके लिए पॉसिबल नहीं है। हालांकि उन्हें अब तक सुलास्त्री का कोई रिप्लेसमेंट नहीं मिला है। फिर भी मिसेस मैनुअर ने कभी लारस से सुलास्त्री की जगह लेने को नहीं कहा। माँ जब उसे दोबारा ट्राई करने के लिए एनकरेज करती है तो लारस साफ इनकार कर देती है। वो बताती है कि लंबे वक्त से प्रैक्टिस छूटने की वजह से वो सारे डांस मूव्स भूल चुकी है और उसकी बॉडी अब पहले जैसी फ्लेक्सिबल भी नहीं रही। माँ बताती हैं कि उन्होंने लारस की डांस वाली शॉल अभी तक फेंकी नहीं है। माँ वो शॉल लाकर लारस को पहनकर ट्राई करने को कहती हैं और अपनी बेटी का डांस देखने की ख्वाहिश जताती हैं। लारस थोड़ा सा डांस करके कहती है कि वो यह नहीं कर पाएगी क्योंकि इससे सिर्फ लोग उसका मजाक उड़ाएंगे। लारस माँ को उसके फ्यूचर की टेंशन लेने से मना करती है और कहती है कि वो एक अच्छी सब डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर बनेगी और अगर माँ की दुआ रही तो शायद एक दिन उस एरिया की सब डिस्ट्रिक्ट हेड भी बन जाए। इसके बाद लारस फिर से टेप रिकॉर्डर ऑन करने की कोशिश करती है। इसी बीच लारस को याद आता है कि हादी की दी हुई वॉच जंगल में गिर गई थी। वो टेप रिकॉर्डर से बैटरी निकालकर टॉर्च में लगा लेती है। फिर वो वॉच ढूंढने के लिए टॉर्च लेकर निकल पड़ती है। लारस को वॉच मिल जाती है और वो उसे पहन लेती है। वापस लौटते वक्त उसे फिर से लारस्ती पुकारने की आवाज सुनाई देती है। लारस इस बार उस कुएं के पास जाकर चेक करती है लेकिन उसे वहां कुछ नहीं मिलता। उस रात टेप रिकॉर्डर अपने आप चालू हो जाता है और वो लाल शॉल लारस के पास आ जाती है। इसी बीच टेप रिकॉर्डर की आवाज से लारस की माँ की नींद टूट जाती है। वो लारस के रूम में जाकर देखती हैं कि लारस डांस कर रही है। माँ अपनी बेटी को एनकरेज करते हुए कहती हैं, तुम कर सकती हो बेटा। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर मिसेस मैनुअर के डांस स्टूडियो में जाता है। मिसेस मैनुअर अपनी स्टूडेंट्स को सही तरीके से डांस मूव्स करने का ऑर्डर दे रही थी। इसी बीच माँ लारस को लेकर स्टूडियो आती हैं और मिसेस मैनुअर को बताती हैं कि लारस्ती को यहाँ लाने की वजह यह है कि वो रोंगेंग डांस कर सकती है। लेकिन लारस इनकार करती है और कहती है कि वो नहीं नाच सकती। उसकी माँ बस बात बढ़ा चढ़ाकर बोल रही हैं। माँ कहती हैं कि लारस्ती का डांस देखकर वो खुद हैरान रह गई थी और मिसेस मैनुअर को भी यह जरूर देखना चाहिए। मिसेस मैनुअर मान जाती हैं। माँ जब लारस्ती को डांस शुरू करने के लिए फोर्स करती है तो लारस्ती अनकंफर्टेबल होकर मिसेस मैनुअर से उन्हीं डांस मूव्स के बारे में पूछती है। मिसेस मैनुअर हैरान होकर पूछती हैं कि लारस्ती आखिर उनसे यह सवाल क्यों कर रही है। माँ लारस्ती को कल रात जैसा ही डांस करके दिखाने को कहती हैं। फिर लारस्ती का बुरा डांस देखकर क्लास की बाकी लड़कियां हंसने लगती हैं। माँ तब लारस्ती को वही लाल शॉल पहना देती हैं
और इस बार लारस बिल्कुल परफेक्ट तरीके से डांस करना शुरू कर देती है। मिसेस मेनोर को लारस के अंदर सुलास्त्री दिखाई देती है और वो उसे डांस रोकने को कहती है। मिसेस मेनोर लारस से पूछती हैं कि उसे यह शॉल कहाँ से मिली। लारस मिसेस मेनोर को गले लगाती है और कहती है, माँ, मैं कुएं के अंदर हूँ, मुझे बचाओ। उस रात मिसेस मेनोर अपनी बेटी सुलास्त्री की फोटो लेकर उसकी याद में बुरी तरह रोने लगती हैं। एक फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि मिसेस मेनोर सुलास्त्री से कहती हैं कि वो अब एक असली रोंगेंग डांसर बन चुकी है। इसके बाद मिसेस मेनोर कुएं के पास जाकर सुलास्त्री के लिए रोते हुए कहती हैं कि वो उसे बहुत मिस करती हैं और ऊपर वाले से दुआ करती हैं। मिसेस मेनोर जब वापस लौट रही थीं तो सुलास्त्री एक आत्मा की आवाज में माँ कहकर पुकारती है। मिसेस मेनोर के ठीक पीछे सुलास्त्री खड़ी दिखाई देती है। मिसेस मेनोर यहाँ से सीधा गांव के मुखिया मार्तो के पास जाती हैं। वो मार्तो को बताती हैं कि सुलास्त्री के साथ दरअसल क्या हुआ था, ये उन्हें अभी अभी पता चला है। मार्तो जब पूछता है तो मिसेस मेनोर कहती हैं कि उन्हें अब एक नई रोंगेंग डांसर मिल गई है। अगले दिन मिसेस मेनोर लरास का डांस दिखाते हुए कहती हैं कि 7वें टेढ़े चांद की रात वो मांगुनसारी गांव की एक असली रोंगेंग डांसर बनने के लिए पूरी तरह से तैयार है। इसी बीच हादी आकर लरास की माँ से पूछता है कि लरास क्या कर रही है। माँ हादी को बताती हैं कि लरास्ती ने अपने टैलेंट को दिखाने के लिए इसी जगह को चुना है। मिसेस मेनोर मार्तो से कहती हैं कि जिन लोगों ने इस गांव की तरक्की की है अब उनका कर्ज चुकाने का वक्त आ गया है। हादी अपने पापा से पूछता है कि वो किन लोगों की बात कर रहे हैं। मार्तो उन 4 लड़कों का जिक्र करता है जिन्होंने गांव के लिए विंडमिल बनाई थी। यहाँ मॉन्यूमेंट पर उन चारों के नाम भी लिखे हुए हैं। सीन कट होता है और एक गाड़ी को इस गांव में आते हुए देखा जाता है और इस गाड़ी में विंडमिल बनाने वाले वही चारों लड़के थे। गाड़ी अचानक ब्रेक मारने पर रिकी ठीक से ड्राइव करने को कहता है। युदी नोटिस करता है कि जंगल का कोहरा बहुत घना है और रास्ते पर कुछ दिखाई नहीं दे रहा। वो समझने की कोशिश करते हैं कि गाड़ी किसी इंसान से टकराई है या किसी जंगली जानवर से। युदी गाड़ी के आसपास चेक करता है। वो गाड़ी के आगे खून से सना एक हाथ का निशान देखता है पर आसपास कुछ दिखाई नहीं देता। अक्सान गुस्सा जताता है कि यह गांव आज भी 7 साल पहले की तरह ही पिछड़ा हुआ है जहां सिग्नल तक नहीं मिलता। युदी सबको जल्दी से गाड़ी में बैठने को कहता है। युदी जैसे ही गाड़ी स्टार्ट करता है पागल वांगसो गाड़ी के सामने आकर कहता है, वो आ गए। अक्सान और आदित्य उसे पहचान लेते हैं और कहते हैं कि क्योंकि वांगसो यहाँ है इसका मतलब है कि वो गांव के बॉर्डर के बहुत करीब आ चुके हैं। आखिरकार वो चारों अपनी मंजिल पर पहुंचते हैं। गांव के मुखिया मिस्टर मार्तो उनका मांगुनसारी गांव में गर्मजोशी से स्वागत करते हैं। मिस्टर मार्तो एक एक करके उन चारों दोस्तों के नाम आदित्य, युदी, अक्सान और रिकी याद करने की कोशिश करते हैं और वो सब कंफर्म करते हैं कि नाम बिल्कुल सही हैं। मार्तो उन्हें गेस्ट हाउस में आराम करने को कहते हैं तो वो हैरान होकर पूछते हैं कि क्या वो घर अभी भी वहाँ है। मार्तो बताते हैं कि वो घर अभी भी अच्छी हालत में है। मार्तो उन्हें बताते हैं कि कल शाम को प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन इवेंट होगा जो गांव की एनिवर्सरी सेलिब्रेशन के दिन ही होने जा रहा है। फिर मार्तो सबको अपने ऑफिस की नई वर्कर लरास्ती से मिलवाते हैं जिसने अभी अभी अपनी हाई स्कूल पूरी की है। इसके बाद वो अपने बेटे हादी से उन्हें मिलवाते हैं जिसे बड़ा होते देख उन चारों ने पहचान लिया था। मार्तो डिस्ट्रिक्ट ऑफिस जाने के लिए सबसे अलविदा लेते हैं। फिर लरास और हादी उन्हें गेस्ट हाउस की तरफ ले जाते हैं। अक्सान हादी से कहता है कि वो अब काफी बड़ा हो गया है और उसने मस्कुलर बॉडी बना ली है। युदी लरास से पूछता है कि उनके बाद उस गेस्ट हाउस में और कौन कौन रुका है। लरास बताती है कि जनरली मिस्टर मार्तो के दोस्त वहाँ रुकते हैं। लरास तसल्ली देती है कि उस घर की अच्छी देखभाल की गई है इसलिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आदित्य मोबाइल नेटवर्क सिग्नल मिलने की जगह पूछता है तो लरास बताती है कि इसके लिए पहाड़ पर जाना होगा लेकिन इमरजेंसी होने पर वो सब डिस्ट्रिक्ट ऑफिस का फोन यूज कर सकते हैं। रिकी हादी से पूछता है कि लरास्टी का कोई बॉयफ्रेंड है या नहीं। हादी बताता है कि उसका बॉयफ्रेंड है। अक्सान हादी पर शक करते हुए कहता है कि लरास्ती जैसी खूबसूरत लड़कियां अमीर घर के लड़के पसंद करती हैं। बात करते करते अचानक अक्सान ठोकर खाकर गोबर में गिर जाता है। रिकी अक्सान से कहता है कि लड़कियों के ख्याल छोड़कर आंखें खोलकर चले क्योंकि अक्सान ने भैंस के गोबर पर पैर रख दिया था। खैर वो लोग गेस्ट हाउस पहुंच जाते हैं। एक फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि विंडमिल बनाने के बाद चारों दोस्त सेलिब्रेट करने के लिए इस गेस्ट हाउस में शराब पीकर तमाशा कर रहे थे और सुलास्त्री के साथ नाच गा रहे थे। एक पॉइंट पर सुलास्त्री कहती है कि वो और नहीं नाच सकती लेकिन दोस्त उस पर जोर डालते रहते हैं। वो लोग सुलास्त्री के साथ बदतमीजी करते हैं और उसका मजाक उड़ाते हुए घटिया हरकतें करते हैं। हादी उन लड़कों को बताता है कि उनकी ली हुई पुरानी फोटोज आज भी दीवार पर टंगी हुई हैं। लरास उन्हें आराम करने को कहती है और उनके लिए डिनर का इंतजाम करने के लिए हादी को लेकर वहां से चली जाती है। यहाँ आदित्य को उस रात के अगले दिन की सुबह याद आती है जहाँ अपने हाथों में खून देखकर वो युदी को नींद से जगाता है।
वो अक्सान और रिकी की तलाश में खून के निशान फॉलो करते हुए बाथरूम में जाते हैं। रिकी जल्दबाजी में सबको घर साफ करने में मदद करने को कहता है क्योंकि वो आज ही जकार्ता के लिए निकलने वाले थे। युदी अक्सान से पूछता है कि वो कौन है। अक्सान बताता है कि वो सुलास्त्री और इमाम हैं। प्रेजेंट में वापस आकर युदी कहता है कि इस रूम के बेड और अलमारी के साथ साथ दीवार पर टंगी फोटो में भी कोई बदलाव नहीं आया है। युदी कहता है कि वो 4 महीने इस गांव में थे, लेकिन एक खौफनाक रात ने उन सबकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी थी। आदित्य पूछता है आखिर खून किसने किया था। जवाब में युदी कहता है कि वो खुद भी हो सकता है या कोई और भी। युदी आदित्य से कहता है तुम तो सबसे ज्यादा लॉजिकल इंसान थे, तो फिर उस दिन तुमने पुलिस को खबर क्यों नहीं दी? क्योंकि शायद तुम खुद जानते थे कि खूनी असल में तुम ही हो सकते हो। इसके बाद लरास खाना लेकर रूम में आती है और उन्हें गांव का सिंपल खाना खाने की रिक्वेस्ट करती है। रिकी लरास का हाथ पकड़कर उनके साथ खाने को कहता है तो लरासती बताती है कि वो पहले ही खा चुकी है। दोस्त रिकी से पूछते हैं कि उसे क्या हुआ है। रिकी कहता है कि वो बस मजाक कर रहा था, लेकिन दोस्त पॉइंट आउट करते हैं कि रिकी की बॉडी से शराब की बदबू आ रही है, जिसे रिकी डिनाई करते हुए कहता है कि उसने बस थोड़ी सी ही पी है। युदी जानना चाहता है कि अक्सान कहाँ है और क्या वो भी नशे में है। रिकी गाली देकर बताता है कि अक्सान की बॉडी से गोबर की बदबू आ रही थी, इसलिए वो अभी बाथरूम में नहा रहा है। इधर अक्सान को बाथरूम में खून के निशान दिखाई देते हैं। अचानक एक लाल शॉल ऊपर से नीचे आती है और वापस ऊपर चली जाती है। फिर अचानक कोई चीज अक्सान का सर खींचकर पानी के अंदर दबा देती है। अक्सान किसी तरह खुद को आजाद कर लेता है। अक्सान उठकर देखता है तो पानी का टैंक असल में खाली होता है और अंदर उसे कोई चीज मिलती है। इधर रिकी कहता है कि वो सिग्नल ढूंढने पहाड़ पर जा रहा है ताकि अपनी गर्लफ्रेंड एलिसिया को अपडेट दे सके। युदी भी उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है। दूसरी तरफ अक्सान रिकी को वो चीज दिखाकर पूछता है कि क्या उसने इसे पहचाना। रिकी बताता है कि यह उनके कॉलेज की स्टूडेंट एसोसिएशन का एक पिन है। अक्सान बताता है कि युदी और आदित्य इसके मेंबर्स थे और उसे यह बाथरूम में मिला है, ठीक उसी जगह जहां सुलास्त्री मरी थी। अक्सान को उस सुबह की याद आ जाती है जब उसने और रिकी ने बाथरूम में सुलास्त्री और इमाम की डेड बॉडीज देखी थी। रिकी लॉजिक देता है कि 7 साल बाद बाथरूम में इस पिन का मिलना पॉसिबल नहीं है। अक्सान कहता है कि वो नहीं जानता यह अभी तक वहां कैसे रह गया। अक्सान को लगता है कि शायद कोई उन्हें इशारा दे रहा है कि आदित्य और युदी ही खूनी है। दूसरी तरफ आदित्य युदी से कहता है कि उसे अक्सान और रिकी पर भरोसा नहीं है। आदित्य लरास्ती के लिए रिकी का बिहेवियर देखकर शक जताता है कि 7 साल पहले रिकी ने सुलास्त्री के साथ भी ऐसी ही हरकत करनी चाहिए होगी और सुलास्त्री के इनकार करने पर रिकी ने उसे मार डाला और उन सबको इस मुसीबत में फंसा दिया। युदी आदित्य से इसका सबूत मांगता है। दूसरी तरफ रिकी और अक्सान इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि आदित्य और युदी ने ही सुलास्त्री का खून किया है, क्योंकि सिर्फ उन्हीं के पास यह पिन था। इधर आदित्य डिसाइड करता है कि शराब की पार्टी में वो उन्हें ज्यादा शराब पिलाकर उनके मुंह से सच उगलवाएगा। अचानक युदी आदित्य को रुकने को कहता है और शक जताता है कि कोई उनका पीछा कर रहा है। यहाँ उनके सामने पागल वांगसो आ जाता है। वांगसो उनसे पूछता है कि इतनी रात को वो कहाँ जा रहे हैं। वो बताते हैं कि वो सिग्नल की तलाश में पहाड़ पर जा रहे हैं। वांगसो कहता है कि वो भी उनके साथ जाएगा। इधर गेस्ट हाउस में अक्सान भड़कते हुए कहता है कि सिर्फ सिग्नल ढूंढने के नाम पर गए आदित्य और युदी अभी तक लौटकर नहीं आए। रिकी जब उसे शांति रखने को कहता है तो अक्सान कहता है कि उससे अब और बर्दाश्त नहीं होता। वो चाहता है कि युदी और आदित्य कबूल कर लें कि उन्होंने ही सुलास्त्री को मारा था। रिकी भी एग्री करता है और कहता है कि वो भी उनके अपना जुर्म कबूल करने का वेट कर रहा है, खासकर आदित्य के। वो आदित्य की सक्सेसफुल और परफेक्ट लाइफ का नाटक देखते देखते थक चुका है। जंगल में वांगसो कहता है कि सुलास्त्री के गायब होने के बाद से वो खुद सुलास्त्री की तरह नाच सकता है। रिकी फोन पर अपनी गर्लफ्रेंड से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है। फोन की लाइन डिस्कनेक्ट होने पर रिकी कहता है कि सिग्नल फिर से चला गया। वांगसो आसमान की तरफ देखकर कहता है आज आसमान में एक परफेक्ट क्रेसेंट मून है। आज बहुत से लोग जिन्न और भूत प्रेतों से पजेस्ट होंगे। युदी वांगसो से पूछता है कि आखिर कौन पजेस्ट होगा। वांगसो जवाब देता है कि आम लोग पजेस्ट होंगे। अचानक वांगसो माफी मांगने लगता है। युदी उससे पूछता है कि उसने आखिर क्या देखा है, लेकिन वांगसो बिना जवाब दिए दौड़कर भाग जाता है। भागते वक्त उसे टकराकर आदित्य का फोन टूट जाता है, जिससे आदित्य बुरी तरह भड़क जाता है और गालियां देने लगता है। युदी आदित्य को शांत होने को कहता है और बताता है कि वो मेंटली अनस्टेबल है और उसने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। फिर पहाड़ से नीचे उतरते वक्त उनका पैर फिसलता है और वो गिर जाते हैं। उठते ही उन्हें ठीक सामने एक कुआं दिखाई देता है। युदी पूछता है कि क्या यह वही कुआं है। एक फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि उन्होंने सुलास्त्री और इमाम की डेड बॉडीज इसी कुएं में फेंकी थी।
जबकि सुलास्त्री उस वक्त जिंदा थी। प्रेजेंट में आदित्य युधी से कहता है कि वो और युधी दोनों इस गिल्ट के बोझ तले थक चुके हैं। आदित्य साफ कहता है कि 7 साल पहले का वो गुनाह असल में अक्सान और रिकी ने ही किया था। आदित्य युधी को समझाता है कि उन्हें अक्सान और रिकी के मुंह से सच उगलवाना चाहिए और उन्हें माफी मांगने पर मजबूर करना चाहिए। दूसरी तरफ लरास्ती को ऑफिशियली रोंगेंग डांसर के तौर पर इंट्रोड्यूस करने की तैयारी चल रही है। मैनुअर उसे सुलास्त्री की शॉल पहना देती है। इसके बाद लरास्ती का रोंगेंग डांसर के रूप में अभिषेक किया जाता है। युधी आदित्य से पूछता है कि क्या उसे रोंगेंग म्यूजिक की आवाज सुनाई दे रही है। आदित्य कंफर्म करता है कि यह रोंगेंग म्यूजिक की ही धुन है। युधी कहता है कि वो देखना चाहता है कि सुलास्त्री की जगह अब कौन सी नई लड़की नाच रही है। वो लोग छुप कर देखते हैं तो सामने लरास होती है। वो नोटिस करते हैं कि लरास के डांस मूव्स बिल्कुल सुलास्त्री के मूव्स से मैच कर रहे हैं। यह सब देखकर वो बुरी तरह चौंक जाते हैं। अचानक हादी आकर उन्हें वार्न करता है और कहता है कि गांव का कोई और उन्हें देख ले, उससे पहले उन्हें गेस्ट हाउस लौट जाना चाहिए। मांगुनसारी गांव का यह रोंगेंग रिचुअल बहुत सेक्रेट है, इसलिए रूल तोड़ने पर उन्हें बड़ी सजा मिल सकती है। वो बहाना बनाते हैं कि वो गलती से इस रास्ते पर आ गए थे। इसके बाद वो हादी की बात मानकर गेस्ट हाउस की तरफ निकल जाते हैं। इधर गेस्ट हाउस में अक्सान और रिकी सो गए थे। अचानक लरास रिकी को अपने साथ आने की रिक्वेस्ट करती है और रिकी उसके साथ चला जाता है। लरास रिकी को लेकर एक रूम में जाती है तो उस रूम का दरवाजा बंद हो जाता है। लरास रिकी को अपने साथ डांस करने का ऑफर देती है। अचानक लरास सुलास्त्री का भयानक रूप लेकर रिकी पर अटैक कर देती है। इसी बीच आदित्य और युधी वापस आकर अक्सान को नींद से जगाने की कोशिश करते हैं और उन्हें अंदर से किसी के तड़पने की आवाज सुनाई देती है। वो दरवाजा खोलने की कोशिश करते हैं। अंदर सुलास्त्री ने रिकी का गला दबाकर रखा था। तब तक अक्सान भी उठ जाता है और दरवाजा तोड़कर अंदर घुस जाता है। वो रिकी को अजीब बिहेव करते हुए देखते हैं। उसके चेहरे पर पानी छिड़कते हैं और उसे होश में लाने की कोशिश करते हुए पूछते हैं कि उसे आखिर हुआ क्या है। इसके बाद दोस्त उसे आराम करने के लिए थोड़ा वक्त देते हैं। युधी दोस्तों को बताता है कि वांगसो ने उससे कहा था कि टेढ़े चांद की रात लोगों पर आत्मा हावी हो सकती है। अक्सान कहता है तो फिर रिकी पर ही आत्मा क्यों आई। आदित्य कहता है क्योंकि रिकी ने ही सुलास्त्री का खून किया था। अक्सान इस बात को बकवास कहकर उड़ा देता है। आदित्य अक्सान से पूछता है कि वो आखिर और कितने दिन रिकी की साइड लेगा। अक्सान दावा करता है कि रिकी ने कोई खून नहीं किया। आदित्य के तो फिर किसने मारा सवाल पर अक्सान दावा करता है कि युधी और आदित्य में से ही कोई खूनी है और उसके पास इसका सबूत है। अक्सान उन्हें वो पिन दिखाकर कहता है कि यह उसे आज ही बाथरूम में मिला है। अक्सान वो पिन युधी और आदित्य को दिखाकर उन्हें अपना गुनाह कबूल करने को कहता है। आदित्य कहता है कि 7 साल से ज्यादा वक्त बीत जाने के बाद आज अचानक उसे बाथरूम में यह पिन कैसे मिल गया। आदित्य कहता है तुमने हमें बेवकूफ समझ रखा है क्या। हमें फंसाने के लिए शायद तुमने खुद ही यह पिन वहां रखा होगा, या फिर हो सकता है रिकी ने नहीं बल्कि तुमने खुद उसे मारा हो। आदित्य कहता है कि अक्सान ही वो अकेला हवस का अंधा था जो अपनी हवस कंट्रोल नहीं कर पाया और हमेशा सुलास्त्री को छेड़ता रहता था। आदित्य आगे कहता है सब जानते हैं कि एक मसाज पार्लर की लड़की को प्रेग्नेंट करने के बाद अक्सान को उससे मजबूरी में शादी करनी पड़ी थी। यह सुनकर अक्सान बुरी तरह भड़क जाता है। अक्सान आदित्य को मारने के लिए उस पर तेजी से झपट्टा मारता है और कहता है कि वो उसका खून कर देगा। युधी चिल्लाकर सबको रोकने की कोशिश करता है। वो कहता है कि अगर कोई सच नहीं बोल रहा है तो एक दूसरे का खून करने से पहले यह ब्लेम गेम बंद करना चाहिए। वो याद दिलाता है कि वो लोग यहाँ सिर्फ अपना अवार्ड लेने आए हैं और फंक्शन के बाद जकार्ता लौटकर सब अपनी अपनी लाइफ में सेटल हो जाएंगे। अगले दिन सुबह लरास और हादी उनके लिए ब्रेकफास्ट लेकर आते हैं। ब्रेकफास्ट टेबल पर आदित्य हादी से पूछता है कि क्या मिस्टर मार्तो अपने ऑफिस में हैं? हादी बताता है कि उसके पापा रीजेंसी ऑफिस गए हैं। इसी बीच अक्सान भड़क कर कहता है कि वो लोग आज ही जकार्ता वापस लौटना चाहते हैं। लरास समझाने की कोशिश करती है कि मिस्टर मार्तो ने उन्हें विंडमिल देखने ले जाने की रिक्वेस्ट की थी, लेकिन रिकी रूड तरीके से उसकी बात बीच में ही काटकर कहता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है। इसी बीच लरास पजेस्ट होकर कहती है कि फंक्शन आज रात को ही होगा और सारी तैयारी पूरी हो चुकी है। ये सुनकर वो चारों मिस्टीरियस तरीके से कहते हैं कि फिर वो आज नहीं जा रहे। अगले सीन में लरास अफसोस जताते हुए कहती है अक्सान और रिकी भी उनके साथ आते तो अच्छा होता। युधी बताता है कि शायद वो लोग आराम कर रहे हैं क्योंकि कल रात एक अजीब सा इंसिडेंट हुआ था। हादी कहता है कि मांगुनसारी गांव के लिए उनका कंट्रीब्यूशन बहुत बड़ा है और गांव वाले इसे कभी नहीं भूलेंगे। लरास्ती कहती है कि पिछली बार मिस्टर मार्तो को गिफ्ट देने का मौका नहीं मिला था, इसलिए इस बार उन्हें बुलाया गया है। वो पूछती है कि पिछली बार वो लोग इतनी जल्दबाजी में क्यों चले गए थे। युधी बहाना बनाता है कि थीसिस जमा करने के लिए यूनिवर्सिटी से उन्हें अर्जेंटली वापस बुलाया गया था। इसके बाद लारास्ती पूछती है कि क्या उन्हें सुलास्त्री का रोंगेंग डांस देखने का मौका मिला था। युधी बताता है कि उन्होंने डांस देखा था और वो उन्हें बहुत अच्छा लगा था। लारास्ती कहती है अफसोस की बात यह है कि इसके कुछ दिन बाद ही सुलास्त्री गायब हो गई। ऐसी अफवाह है कि वो अपने बॉयफ्रेंड इमाम के साथ भाग गई थी। हादी कहता है यहाँ तक कि ऐसी अफवाह भी उड़ी थी कि सुलास्त्री शायद आदित्य के साथ ही चली गई थी। आदित्य इसे बिल्कुल बकवास बात बताकर टाल
डाल देता है। लारास विंडमिल के पिलर पर लिखी हुई लाइन पढ़ती है, फ्यूचर के बड़े कदम के लिए हमारी एक छोटी सी कोशिश। लारास पूछती है कि यह खूबसूरत कोट किसका था। युदी बताता है कि यह आदित्य ने लिखा था। बगल में ही वांगसो विंडमिल कहकर दौड़ना शुरू करता है तो युदी उसे रोकने की कोशिश करता है। युदी देखता है कि वांगसो पहाड़ के किनारे से जंप कर देता है। युदी पैनिक होकर बताता है कि वांगसो ने पहाड़ के ऊपर से कूदकर जान दे दी है। हादी पूछता है कि क्या उसने अपनी आंखों से वांगसो को जंप करते देखा है। युदी कंफर्म करता है कि उसने अभी अभी यह देखा है। तब हादी बताता है कि वांगसो ने दरअसल यहीं पर सुसाइड किया था। आदित्य और युदी बुरी तरह चौंक जाते हैं कि वांगसो मर चुका है और हादी कंफर्म करता है कि वो वाकई में मर चुका है। आदित्य पूछता है कि आखिर हुआ क्या था और उसने सुसाइड क्यों किया। हादी बताता है कि पूरा गांव जानता था कि वांगसो सुलास्त्री के पीछे पागल था। सुलास्त्री के गायब होने के 3 हफ्ते बाद अचानक एक दिन वांगसो गांव वापस आता है। वांगसो सुलास्त्री की डांस वाली शॉल पहनकर और एक रेडियो लेकर वापस आया था। सुलास्त्री की मां अपनी बेटी की शॉल पहचान लेती है और गांव वाले वांगसो को पीटना शुरू कर देते हैं। तब मार्तो गांव वालों को कानून अपने हाथ में लेने और वांगसो को खूनी समझकर पीटने से रोकता है। इसी बीच वांगसो सुलास्त्री को पहाड़ के किनारे से जंप करते हुए देखता है और फिर वांगसो खुद भी कूदकर सुसाइड कर लेता है। हादी बताता है कि बाद में पुलिस इन्वेस्टिगेशन से पता चला था कि वो शॉल असल में सुलास्त्री की थी ही नहीं। अगले सीन में युदी गिल्ट में आकर आदित्य से पूछता है, क्या हमें सच कबूल कर लेना चाहिए? ये लोग हमारे साथ कितना अच्छा बिहेव कर रहे हैं। आदित्य पास्ट को पास्ट में ही रहने देने को कहता है। युदी इसे बर्दाश्त नहीं कर पाता और कहता है, हम जानते हैं कि हमने उसे मारा है। ये सच जानने के बाद भी तुम यह अवार्ड कैसे ले सकते हो? आदित्य कहता है कि पिछले 7 सालों में किसी ने भी सुलास्त्री के खून का सच कबूल नहीं किया है। युदी किसी एक पर डायरेक्ट इल्जाम न लगाकर प्रपोज करता है कि उन सबको मिलकर इस खून का जुर्म कबूल कर लेना चाहिए। आदित्य युदी को बताता है कि उसे थोड़ी देर के लिए ऑफिस जाना होगा क्योंकि वो अपनी मंगेतर को फोन करना चाहता है। अगले सीन में आदित्य डोर नॉक करके मिस्टर मार्तो के ऑफिस में एंटर करता है। मार्तो पूछते हैं, बाकी दोस्त कहाँ हैं? आदित्य बताता है कि बाकी लोग गेस्ट हाउस वापस चले गए हैं। आदित्य कहता है कि वह मार्तो और हादी के साथ एक जरूरी टॉपिक पर बात करना चाहता है। सीन कट होकर रात पर आता है। अवार्ड फंक्शन में आदित्य अपने दोस्तों की तरफ से गांव वालों को इस इज्जत और सर्टिफिकेट देने के लिए थैंक्स कहता है। इसके बाद आदित्य अनाउंस करता है कि वह मंगलुनसारी गांव की पूरी डेवलपमेंट के लिए कुछ पैसे डोनेट करना चाहता है। रिकी और अक्सन आपस में फुसफुसाते हुए कहते हैं कि यह आदित्य के अपने नहीं बल्कि उसके ससुराल वालों के पैसे हैं, लेकिन उसने स्टेज पर यह बात नहीं बताई। अक्सन गुस्सा जताता है कि जकार्ता से इतनी दूर आने के बाद उन्हें सिर्फ एक सर्टिफिकेट पकड़ा दिया गया। दोस्त उसे शांत होने को कहते हैं और याद दिलाते हैं कि इस पूरे ट्रिप का खर्च और डोनेशन का पैसा आदित्य ने ही दिया है। इसके बाद मैनुअर उन्हें मंगलुनसारी गांव की एक खास ट्रेडिशनल कॉन्कॉक्शन ड्रिंक सर्व करती है। अक्सन पूछता है कि क्या इसमें अल्कोहल है, तो मार्तो इनकार कर देता है। गांव की भलाई के लिए वो ग्लास उठाकर चीयर्स करते हैं और वो ड्रिंक पी लेते हैं, लेकिन आदित्य सिर्फ पीने का नाटक करता है। एक फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि आदित्य जब ऑफिस गया था तब उसने छुपकर मार्तो और हादी की बातें सुन ली थीं। हादी बताता है कि वो लोग अभी भी अपना जुर्म कबूल नहीं करना चाहते। मार्तो कहते हैं कि अगर कोई अपना गुनाह कबूल कर लेता तो शायद उनकी जान बचाई जा सकती थी, लेकिन क्योंकि कोई भी सच नहीं बोल रहा है इसलिए अब उन चारों की सैक्रिफाइस देने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। सीन प्रेजेंट में वापस आता है। हादी फंक्शन के मेन अट्रैक्शन के तौर पर मंगलुनसारी गांव की रोंगेंग डांसर लारास्ती को डांस के लिए स्टेज पर बुलाता है। लारास आकर जैसे ही डांस शुरू करती है, आदित्य को छोड़कर बाकी तीनों उस ड्रिंक के नशे में लारास के अंदर सुलास्त्री को देखने लगते हैं। फिर से एक फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि आदित्य कन्फेस करते हुए कहता है कि खून की सारी जिम्मेदारी बाकी तीनों दोस्तों की है। वो बताता है कि सुलास्त्री और इमाम को युदी, अक्सन और रिकी ने मिलकर मारा था। आदित्य खुद को बेकसूर साबित करने की कोशिश करता है और कहता है कि दोस्तों की धमकियों के डर से वो अपना मुंह नहीं खोल पाया। वो आगे बताता है कि बेहोश हालत में बाकी दोस्तों ने मिलकर सुलास्त्री का रेप किया था। फिर जब सुलास्त्री को होश आया तो बाकी दोस्त पैनिक हो गए और उन्होंने उसे मार डाला। मार्तो उससे जानना चाहता है कि आखिर सुलास्त्री और इमाम की डेड बॉडीज कहाँ छुपा कर रखी गई हैं। सीन जब प्रेजेंट में आता है तो आदित्य के अलावा बाकी के तीनों नशे में बेहोश पड़े हैं। इसके बाद तीनों को बांधकर मिस्टर मार्तो गांव वालों के सामने ऐलान करते हैं कि आज रात सुलास्त्री के साथ हुए अन्याय का पूरा बदला लिया जाएगा। मार्तो कहते हैं कि इस बदले के बाद कल सुबह से सभी गांव वालों की जिंदगी फिर से पहले की तरह शांत और सुकून भरी हो जाएगी। इसके बाद सुलास्त्री अपना बदला लेना शुरू करती है। इसी बीच आदित्य यहाँ से भाग निकलता है। सुलास्त्री एक एक करके युदी, रिकी और अक्सन को बड़ी बेरहमी से मार डालती है। अगले दिन सुबह तीनों की लाशों को कुएं में फेंक दिया जाता है और मिसेस मैनुअर मार्तो से कहती हैं, एक जगह खाली रखना।
मिसेस मैनुअर वार्न करती हैं कि अगर ऐसा नहीं किया गया तो सुलास्त्री की आत्मा को कभी शांति नहीं मिलेगी। इसके बाद सीन 2 महीने आगे बढ़ता है। अपने दोस्तों की मौत का सच छुपाकर आदित्य और एलिसिया की एक शाही शादी चल रही है। आदित्य यहाँ लारास्ती और हादी को देखकर अपनी वाइफ से पूछता है कि ये किस चीज की तैयारी है। एलिसिया उसे याद दिलाती है कि आदित्य ने खुद ही जकार्ता में अपनी शादी पर मंगलम सारी गांव का रोंगेंग डांस देखने की विश की थी। आदित्य के ससुर आकर कहते हैं कि आदित्य ने उन्हें इस डांस परफॉर्मेंस के बारे में पहले नहीं बताया था। आदित्य जब माफी मांगने लगता है तो वो खुश होकर कहते हैं कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये एक बेहतरीन सरप्राइज है और हमारे कल्चर को बचाए रखने की एक अच्छी कोशिश है। इसके बाद सीन बेडरूम में शिफ्ट होता है। आदित्य रेडी होकर अपनी वाइफ के पास जाता है। तभी एक फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि उस रात जब बाकी के तीनों दोस्त नशे में बेहोश पड़े थे, तब आदित्य ने सुलास्त्री का रेप करने की कोशिश की थी, पर जब वो नाकाम रहा तो उसने सुलास्त्री को बुरी तरह मारना शुरू कर दिया। प्रेजेंट में आदित्य की वाइफ अचानक बदलकर सुलास्त्री बन जाती है। सुलास्त्री एक खौफनाक आवाज में आदित्य को अपना वही 7 साल पुराना जुर्म दोहराने को कहती है। आदित्य सुलास्त्री को बेड पर गिराकर एक फ्लावर पॉट से उसके सिर पर लगातार हमला करने लगता है, ठीक वैसे ही जैसे उसने 7 साल पहले किया था। पर जब आदित्य का नशा टूटता है तो उसे समझ आता है कि उसने सुलास्त्री को नहीं बल्कि अपनी ही वाइफ का चेहरा कुचलकर उसे मार डाला है। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि उस रात सुलास्त्री को मारने के बाद जब इमाम कमरे में आता है तो आदित्य उसे भी मार देता है। इसके बाद वो दोनों की बॉडीज को घसीटकर बाथरूम में ले जाता है। फिर आदित्य वो खून अपने ऊपर और नशे में धुत दोस्तों पर लगा देता है और खुद बेड पर सो जाता है। जब सीन प्रेजेंट में आता है तो आवाजें सुनकर आदित्य के ससुर दरवाजा पीटते हुए अपनी बेटी एलिसिया को पुकारने लगते हैं। आदित्य के भागते ही एलिसिया के पापा उसे वहां मरा हुआ पाते हैं। दूसरी तरफ हादी लारास्ती से पूछता है कि क्या उनका काम खत्म हो गया है। लारास्ती बताती है कि अभी काम पूरा नहीं हुआ है, क्योंकि मिसेस मैनुअर जो चाहती हैं उसे सच करना अभी बाकी है। तब मिसेस मैनुअर कहती हैं, अपने पास्ट की गलतियों के साथ समझौता करना या उन्हें भूल जाना किसी खूनी का हक नहीं होता। और वो आगे बोलती हैं, यह पूरा हक सिर्फ सुलास्त्री का है कि वो अपने साथ हुए अन्याय को माफ करके भूल जाए या फिर अपना सबसे भयानक बदला ले। तभी आदित्य किसी ट्रांस के असर में चला जाता है और फांसी लगाकर सुसाइड कर लेता है। और इसी के साथ ये फिल्म यहीं खत्म हो जाती है।